युग यामिनी पर दबाव बनाते हुए पूछता है, बताओ यामिनी, यक्षिणी को क्या अभिशाप मिला था? यामिनी बात को पलटते हुए कहती है, मुझे नहीं पता युग बाबू, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। मुझे नहीं पता यक्षिणी को क्या अभिशाप मिला था। नहीं यामिनी, झूठ मत बोलो, तुम्हें पता है, बस तुम मुझे बता नहीं रही हो। यामिनी युग से नजरें चुराने लगती है। युग ये बात नोटिस कर लेता है और मन ही मन सोचने लग जाता है, जरूर यामिनी को कुछ न कुछ तो यक्षिणी के बारे में पता है, बस मुझे बता नहीं रही है। मुझे उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके मुंह से सच्चाई उगलवानी ही पड़ेगी। युग यामिनी से बड़े प्यार से बोलता है, यामिनी, अभी तुमने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि हम दोनों दोस्त हैं, तो दोस्तों से कुछ छुपाया थोड़ी जाता है। अभी तुमने मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछे थे, तो मैंने जवाब दिए थे ना। अब दोस्ती के नाते तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो। और वैसे भी मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी कुछ जानना चाहता हूँ, मैं तो यक्षिणी की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। यामिनी फुसफुसाते हुए कहती है, यक्षिणी और मेरी पर्सनल लाइफ एक ही तो है युग बाबू। ये बात युग सुन लेता है और अपनी भवें ऊपर उठाते हुए कहता है, तुम्हारी और यक्षिणी की पर्सनल लाइफ एक ही है? मतलब एक ही है से मेरा मतलब यक्षिणी एक स्त्री है और मैं भी एक स्त्री ही हूँ। हम सब औरतों की जिंदगी एक जैसी तो होती है। हमारी किस्मत में दुखों के सिवा लिखा ही क्या होता है? पाप मर्दों के होते हैं और बदनाम हम औरतों को होना पड़ता है। यामिनी, तुम बातें मत घुमाओ, मुझे सीधे सीधे यक्षिणी के अभिशाप के बारे में बताओ। आखिर उसे क्या अभिशाप मिला था? क्यों वो मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार देती है? मैंने कहा ना युग जी, मुझे यक्षिणी के बारे में कुछ नहीं पता, और आपके लिए भी यही ठीक होगा कि आप यक्षिणी के अभिशाप के बारे में जानना छोड़ दें, उसके बारे में ना जाने। यक्षिणी के अभिशाप के बारे में ना जानूं, पर क्यों? क्योंकि यदि आपको यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पता चल गया तो मुझे आपको भी मारना पड़ेगा। युग यामिनी की बातें सुनकर घबराने लग जाता है। यामिनी अपनी बात को पूरा करते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि यक्षिणी आपको भी मार देगी यदि आपको उसके अभिशाप के बारे में पता चला तो। आज तक उसके अभिशाप के बारे में जिसे भी पता चला है या जिसने भी जानने की कोशिश की है, कोई जिंदा नहीं बचा है। उसने सबको मार दिया है। युग एक लंबी आह भरते हुए कहता है, तुम मुझे डरा रही हो ना यामिनी? नहीं युग जी, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं तो वही बता रही हूँ जो सच है। अभी वो शांत है तो शांत ही रहने दीजिए। अतीत के पन्नों के साथ छेड़छाड़ करके उसे गुस्सा मत दिलाइए। युग नाराज होते हुए कहता है, मतलब तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी? फिर कैसी दोस्ती यामिनी? किस बात की दोस्ती यदि तुम मेरी कुछ मदद ही नहीं कर सकती हो तो? मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ वक्त बिताना बेकार है। इतना कहकर युग कुएं की पायरी पर से उठने लग जाता है। युग वहां से उठने वाला था कि तभी यामिनी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, रुकिए युग बाबू, यदि मैं आपको यक्षिणी के अभिशाप के बारे में नहीं बता सकती तो क्या हुआ? मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बता सकती हूँ जिसके बारे में आपके पापा ने यक्षिणी की किताब में भी नहीं लिखा होगा। युग यामिनी पर शक करते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता मेरे पापा ने यक्षिणी पर किताब लिखी थी? मुझे क्या युग बाबू, सारे गांव को पता है कि आपके पापा यक्षिणी पर कोई सी किताब लिख रहे थे, और करीब करीब उन्होंने वो पूरी भी कर ली थी, पर उससे पहले ही यक्षिणी ने आपके पिताजी को मार दिया था। युग कुछ जवाब नहीं देता है, एकटक नजर से यामिनी को देखते रहता है। यामिनी युग को छेड़ते हुए कहती है, ऐसे मत देखिए युग बाबू मुझे, वरना मुझे नजर लग जाएगी। युग यामिनी के चेहरे पर से अपनी नजरें हटा लेता है और अपने आजू बाजू देखते हुए कहता है, तुम मुझे यक्षिणी के बारे में कुछ बताने वाली थी? हाँ युग बाबू, मैं ये बताने वाली थी कि क्या आपको ये पता है कि वो कौन सी यक्षिणी थी जो द्वापर युग के अंत में पृथ्वी लोक पर आई थी? युग मुंह बनाते हुए कहता है, कौन सी यक्षिणी थी से तुम्हारा क्या मतलब है? यक्षिणी तो एक ही है ना? ये किसने कह दिया आपसे? ये आपकी गलतफहमी है। यक्षिणी एक नहीं बल्कि कई सारी है। यक्षिणी लोक पर कई सारी यक्षिणियां रहा करती थी। युग इस पूरी बात में एक चीज नोटिस करता है और वो थी यक्षिण लोक। युग बौखला जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि यामिनी को यक्षिण लोक के बारे में कैसे पता था। युग यामिनी पर फिर शक करने लग जाता है और हैरानी के साथ पूछता है, तुम्हें यक्षिण लोक के बारे में कैसे पता? यामिनी फुसफुसाते हुए कहती है, क्योंकि मैं ही यक्षिणी हूँ। युग हकलाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं ही यक्षिणी हूँ। युग की सूरत भीगी बिल्ली की तरह बन जाती है, डर के मारे उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। यामिनी हंसते हुए कहती है, क्या युग बाबू, जब देखो आप मुझ पर शक करते रहते हैं। मैं यक्षिणी नहीं हूँ, समझे आप? ये सब बातें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरे बाबा ने मुझे बताई थी। उन्होंने ही मुझे यक्षिणी और उसके लोक के बारे में बताया था। युग पलटकर कुछ जवाब नहीं देता बल्कि चुपचाप यामिनी की बातें सुनता रहता है। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, जिस तरह इस पृथ्वी लोक पर कई इंसान रहते हैं
उसी तरह यक्षिण लोक पर कई यक्ष और यक्षिणी रहते हैं। यक्षिणी लोक पर स्त्री शक्ति का वर्चस्व है। यक्षों से ज्यादा यक्षिणियों के पास शक्तियां होती हैं। यक्षिण लोक में कहने को तो हर यक्षिणी के पास शक्तियां होती हैं, पर उनमें से 36 यक्षिणियां ऐसी हैं जो हमारी पृथ्वी लोक में देवियों की तरह पूजी जाती हैं। इन 36 यक्षिणियों में 4 यक्षिणियां पूरी तरह गोपनीय हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन बाकी की 32 यक्षिणियों के संबंध में कुछ विशेष साधनाएं बताई गई हैं, जिन्हें सिद्ध करने से वो यक्षिणियां पृथ्वी पर आकर हमारी इच्छा पूरी करती हैं, जिसके लिए उसे बुलाया गया था। इन्हीं 32 यक्षिणियों में से 8 यक्षिणियां मुख्य हैं जिनकी अक्सर साधनाएं की जाती थी। पहली है सुर सुंदरी यक्षिणी। युग यामिनी को बीच में ही टोकते हुए कहता है, सुर सुंदरी यक्षिणी ये क्या होती है? यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, सुर सुंदरी मतलब वो स्त्री जो गाती भी अच्छा हो और सुंदर भी हो। सुर सुंदरी यक्षिणी के पास इतनी शक्तियां होती हैं कि वो किसी भी मनुष्य को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति प्रदान कर सकती है। इस यक्षिणी की विशेषता है कि मनुष्य उसे जिस रूप में पाना चाहता है वो प्राप्त होती है, चाहे वो माँ का स्वरूप हो, चाहे बहन या प्रेमिका का। जैसी जिसकी भावना होती है वो उसी रूप में उपस्थित हो जाती है। युग एकटक यामिनी की सारी बातें सुन रहा था। आज तक उसे ऐसी जानकारी किसी ने नहीं दी थी। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, दूसरी है मनोहरणी यक्षिणी। मनोहरणी यक्षिणी का चेहरा अंडाकार, आंखें हिरणी के समान और रंग गोरा होता है। उसके शरीर से लगातार चंदन की सुगंध आती रहती है। मनोहरणी यक्षिणी के पास सम्मोहन शक्ति होती है। जो भी व्यक्ति मनोहरणी यक्षिणी की साधना को सिद्ध करता है, ये उस व्यक्ति को ऐसा सम्मोहक बना देती है कि वो दुनिया को अपने सम्मोहन में बांधने की क्षमता हासिल कर लेता है। युग बीच में ही बोल पड़ता है, मतलब वो व्यक्ति जिसको देखता है वो उसके वश में हो जाता है। यामिनी युग की बात से सहमत होते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, आप ऐसा बोल सकते हैं। तीसरी है कनकावती यक्षिणी। कनकावती यक्षिणी हमेशा लाल रंग के वस्त्र धारण करती है। ये षोडश वर्षीय। युग यामिनी को बीच में टोकते हुए कहता है, षोडश वर्षीय मतलब? षोडश वर्षीय मतलब 16 वर्ष की स्त्री। ये बाल स्वरूप होती है। कनकावती यक्षिणी के पास व्यक्ति को तेजस्वीता तथा प्रखरता प्रदान करने की शक्ति होती है। वो शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो व्यक्ति फिर अपने विरोधी को भी मोहित करने की क्षमता प्राप्त करता है। कनकावती यक्षिणी साधक की प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण करने में सहायक होती है। चौथी है रतिप्रिया यक्षिणी। रतिप्रिया यक्षिणी का शरीर स्वर्ण के समान चमकता रहता है, जो कि सभी तरह के मंगल आभूषणों से सुसज्जित होती है। रतिप्रिया यक्षिणी के पास प्रफुल्लता प्रदान करने की शक्ति होती है। युग फिर बीच में टोकते हुए कहता है, प्रफुल्लता मतलब? प्रफुल्लता मतलब खुशहाली, समृद्धि प्रदान करने की शक्ति होती है। रतिप्रिया यक्षिणी साधक को हर क्षण प्रफुल्लित रखती है और उसे दृढ़ता भी प्रदान करती है। साधक और साधिका संयमित होकर साधना संपन्न कर ले तो उन्हें कामदेव और रति समान सौंदर्य की प्राप्ति होती है। पांचवी है पद्मिनी यक्षिणी। पद्मिनी यक्षिणी का रंग श्याम वर्ण होता है और इनकी आंखें सभी यक्षिणियों में सबसे सुंदर होती है। पद्मिनी यक्षिणी के पास साधक में आत्मविश्वास व स्थिरता प्रदान करने की शक्ति होती है और वो हमेशा उसे मानसिक बल प्रदान करती हुई उन्नति की ओर अग्रसर करती है। ये हमेशा साधक के साथ रहकर कदम कदम पर उसका हौसला बढ़ाती है। युग यामिनी को बीच में ही टोकते हुए कहता है, यामिनी, तुम मुझे उस यक्षिणी के बारे में कब बताओगी जो द्वापर युग के अंत में इस पृथ्वी पर आई थी और जो ये सब कर रही है? युग बाबू, बता ही तो रही हूँ। अभी तक तो मैंने आपको 5 यक्षिणियों के बारे में बता दिया है। अब जो 3 यक्षिणियां बची हैं, उन्हीं में से एक यक्षिणी है जो द्वापर युग के अंत में इस पृथ्वी पर आई थी और जो ये सब कर रही है। यामिनी गहरी सांस लेती है और अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, छठी है नटी यक्षिणी। ये अपने साधक की पूर्ण रूप से सुरक्षा करती है और किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में साधक को सरलता पूर्वक निष्कलंक बचाती है। ये सभी तरह की घटना दुर्घटना से भी साधक को सुरक्षित बचा ले आती है। नटी यक्षिणी को विश्वामित्र ने भी सिद्ध किया था। 7वीं यक्षिणी है अनुरागिणी यक्षिणी। अनुरागिणी यक्षिणी शुभ्र वर्ण है। साधक पर प्रसन्न होने पर उसे नित्य धन, मान, यश आदि प्रदान करती है तथा साधक की इच्छा होने पर उसके साथ उल्लास करती है। यामिनी युग को यक्षिणी के बारे में बताते बताते रुक जाती है। युग यामिनी से पूछता है, क्या हुआ यामिनी, तुम रुक क्यों गई? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, युग बाबू, अब मैं आपको उस यक्षिणी के बारे में बताने जा रही हूँ जो द्वापर युग के अंत में पृथ्वी लोक पर आई थी, जो ये सब कर रही है। उस यक्षिणी का नाम है कामेश्वरी यक्षिणी। क्या कहा तुमने? कामेश्वरी यक्षिणी? हाँ युग बाबू, कामेश्वरी यक्षिणी।
कामेश्वरी यक्षिणी इन सभी यक्षिणियों में सबसे सुंदर होती है। सुडौल गोरा बदन, कमर तक लंबे काले बाल, गुलाबी होंठ और लंबी गर्दन। जो व्यक्ति कामेश्वरी यक्षिणी की साधना करता है वो उसे पौरुष बल प्रदान करती है। इतना ही नहीं, पत्नी सुख की कामना करने पर पूर्ण पत्नीत्व रूप में उपस्थित होकर साधक की हर इच्छा पूर्ण करती है। पत्नी सुख मतलब उसके लिए खाना पीना बनाना, उसके कपड़े धोना, उसकी सेवा करना। यामिनी शर्माते हुए कहती है, क्या युग बाबू, वो यक्षिणी है, कोई नौकरानी नहीं जो ये सब करे। पत्नी सुख मतलब वही जो पति पत्नी रात के वक्त करते हैं। लगता है आपको मेरे मुंह से संभोग शब्द सुनने में बड़ा मजा आता है, इसीलिए ऐसे सवाल पूछते हैं। कामेश्वरी यक्षिणी साधक के साथ संभोग करती है, समझे अब? यामिनी की बात सुनकर युग अपनी नजरें चुराने लग जाता है। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, देखने से जितनी ये सुंदर होती है उतनी चंचल भी होती है। साधक को जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती है तो कामेश्वरी यक्षिणी उसी वक्त वो उपलब्ध करवा देती है। इतना ही नहीं, कामेश्वरी यक्षिणी के पास कई शक्तियां होती है, इतनी शक्तियां कि वो भगवान को भी चुनौती दे सकती है। कहते हैं कामेश्वरी यक्षिणी की आधी शक्तियां उसके ताज के अंदर होती हैं, जिसमें लाल रंग का हीरा लगा होता है। ये कई स्वर्ण आभूषणों से अपना श्रृंगार करती है। कामेश्वरी यक्षिणी के पीछे कई देव भी इनके हुस्न के दीवाने थे। कामेश्वरी यक्षिणी को ही द्वापर युग के अंत में साधना करके पृथ्वी लोक में बुलाया गया था। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा यामिनी तुमने? कामेश्वरी यक्षिणी को द्वापर युग के अंत में पृथ्वी लोक पर किसी ने बुलाया था, पर किसने? यामिनी युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। यक्षिणी के बारे में बताते बताते उसका गला थक गया था। युग यामिनी पर दबाव बनाते हुए पूछता है, बताओ यामिनी, किसने कामेश्वरी यक्षिणी को द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर बुलाया था? यामिनी धीरे से कहती है, भक्षानर ने। युग बड़बड़ाता है, भक्षानर, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। अरे हाँ, याद आया, यही नाम उस ड्राफ्ट में भी लिखा हुआ था और इसी को पढ़ने के बाद तो उस यक्षिणी ने हमको वो ड्राफ्ट पढ़ने से रोका था। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, भक्षानर ने ही कामेश्वरी यक्षिणी को द्वापर युग के अंत में पृथ्वी लोक में बुलाया था। युग यामिनी को रोकते हुए कहता है, ये भक्षानर कौन है यामिनी? कौन था ये और इसने कामेश्वरी यक्षिणी को क्यों बुलाया था? और ऐसा क्या हो गया था कि जो यक्षिणी देवी समान थी वो डायन बन गई? यामिनी युग के सवाल का कुछ जवाब देती है उससे पहले ही अभिमन्यु की युग को पुकारने की आवाज सुनाई देती है। युग, ओ युग, कहाँ है तू? अभिमन्यु की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में हो। अभिमन्यु की फिर आवाज सुनाई देती है, युग, ओ युग, कहाँ है? कहीं वो यक्षिणी ने तुझे अपना शिकार तो नहीं बना लिया? बता यार, कहाँ है? मैं अपना इतना प्यारा दोस्त खो नहीं सकता हूँ। अभी तो मैं तुझे पीना सिखाने वाला था, पर कहीं उस यक्षिणी ने उससे पहले ही तो तुझे निपटा नहीं दिया। अभिमन्यु की आवाज सुनकर युग यामिनी से कहता है, अरे ये तो अभिमन्यु की आवाज है, लगता है ये तीनों आ गए। जरूर कार्यक्रम करके आए होंगे, तभी इन्हें इतनी देर हो गई। इतना कहकर युग कुएं की पायरी पर से नीचे उतर जाता है और अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे की तरफ बढ़ाने लग जाता है। यामिनी कुएं की पायरी पर ही बैठी रहती है। जैसे जैसे युग दरवाजे के पास जाते जा रहा था, अभिमन्यु की उसे पुकारने की आवाज तेज होती जा रही थी। युग जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है, उसे दरवाजे की दहलीज पर ही अभिमन्यु दिखाई दे जाता है। युग अभिमन्यु को देखते हुए कहता है, अरे अभिमन्यु, तू आ गया, बहुत देर कर दी आने में। अभिमन्यु नशे में जवाब देता है, हाँ यार, मैं तो कब से आ गया, पर तू ही नहीं दिख रहा था। तुझे ही ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया। पर तू यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी अकेले? युग झट से जवाब देता है, अरे मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, बल्कि यामिनी के साथ हूँ। क्या कहा? यामिनी? कौन यामिनी? अरे वही यामिनी, वो मछुआरन। इससे पहले भी तो तुझे उसके बारे में बताया था। अभिमन्यु नशे में कुछ याद करते हुए कहता है, अच्छा वो यामिनी जिसकी अक्सर तू हमसे बातें करता रहता है, पर मिलाया नहीं कभी। बड़ा छुपा रुस्तम निकला तू तो। हमारे जाते ही यामिनी को बुला लिया और यहाँ पर उसके साथ अकेले में। अपनी बात अधूरी छोड़कर अभिमन्यु के चेहरे पर कातिल हंसी आ जाती है। युग अभिमन्यु की कातिल हंसी देखकर समझ जाता है कि अभिमन्यु क्या कहने वाला था। युग अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, अरे तू मुझे गलत समझ रहा है, हम यहाँ पर बस बातें कर रहे थे और कुछ नहीं। चल आजा, तुझे भी यामिनी से मिलाता हूँ, इसी बहाने तेरी भी दोस्ती हो जाएगी उससे। इतना कहकर युग अभिमन्यु का हाथ पकड़ता है और उसे यामिनी से मिलाने के लिए कुएं के पास जाने के लिए पीछे मुड़ने लग जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उसकी सांसें वहीं पर थम जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी,
यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। जैसे युग पीछे मुड़ता है उसकी सांसें वहीं पर थम जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यामिनी जो कुछ देर पहले कुएं की पायरी पर बैठकर उससे बातें कर रही थी, वो अचानक से गायब हो गई थी। वो सारे जुगनू भी आसमान में कहीं गायब हो गए थे जिनसे कुछ देर पहले कुएं के पास रोशनी छाई हुई थी। अब वहां पर घना अंधेरा छाया हुआ था। युग खुद से बौखलाहट के साथ कहता है, अरे ये यामिनी कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी। इतना कहकर युग अभिमन्यु का हाथ छोड़ता है और तेजी के साथ अपने कदम कुएं की ओर बढ़ाते हुए यामिनी को ढूंढने लग जाता है। युग कुएं के आसपास वहां पर लगी झाड़ियों में यामिनी को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती है। युग परेशान हो जाता है। वो सोचने लग जाता है, यामिनी इतनी जल्दी कहां पर जा सकती है? अभी थोड़ी देर पहले तो मुझसे बातें कर रही थी। अभिमन्यु नशे में कहता है, अरे ये तो क्या यहाँ वहां पर देख रहा है? युग अभी भी अपने दाएं बाएं देखते हुए कहता है, यामिनी यार, यामिनी को ढूंढ रहा हूँ। वो अभी यहीं पर थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अभिमन्यु युग की बातें सुनकर हंसने लग जाता है और हंसते हुए कहता है, यार तुझे तो दारू की सिर्फ गंध से ही चढ़ जाती है। तब पता नहीं क्या होगा जब तू पीना शुरू करेगा। पी मैंने है लेकिन चढ़ तुझे रही है। तुझे यहाँ पर कहाँ यामिनी दिख रही है? और तू ही बता, वो यहाँ पर कहाँ से आ जाएगी, वो भी इतनी रात में? मुझे तो लग रहा है तुझे ना यामिनी से प्यार हो गया है। प्यार में ही अक्सर ऐसा होता है, जो लोग हमारे सामने नहीं भी होते हैं वो हमें दिखते हैं और हम उनसे बातें करते हैं। युग गुस्से से बोलता है, मुझे यामिनी से कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है। मुझे किसी से प्यार नहीं है। मुझे सिर्फ अपने आप से प्यार है, समझा तू? अभिमन्यु फिर नशे में कहता है, अक्सर प्यार में पड़ने वाले यही बोलते हैं कि उन्हें प्यार नहीं हुआ है, पर धीरे धीरे वो खुद इस सच्चाई को अपनाने लग जाते हैं। अभिमन्यु ये प्यार मोहब्बत की बातें ना करे, इसलिए युग टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, ये सब छोड़ और ये बता तूने इतनी पी क्यों है? और कछुआ कायर कहाँ पर है? यहाँ पर यक्षिणी को लेकर इतनी टेंशन है और तुम तीनों की कार्यक्रम करके आ रहे हो। अभिमन्यु नशे में अपनी जगह पर यहाँ वहां हिलते हुए कहता है, उन दोनों को यहाँ पर लाने के लिए तो मुझे पीना पड़ा। युग मुंह बनाते हुए कहता है, उन दोनों को यहाँ पर लाने के लिए पीना पड़ा मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये यार, तू तो जानता ही है ये कछुआ कितना डरपोक है। जब मैंने कोठी में उसे बताया था ना कि यदि हम यक्षिणी के अभिशाप का पता करेंगे तो हमारी जान को भी खतरा है, तो बस वो तो तब से ही डरने लग गया। और ये बात रास्ते में उसने बताई, ये बोलकर कि मैं ग्रेवयार्ड कोठी नहीं जा रहा, अपने घर जाऊंगा। उसका देखा देखी ये कायर भी डरने लग गया। दोनों ही यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं थे। फिर क्या करता मैं? मुझे पता था इनका डर कैसे भगाना है। दोनों को बाटली के अंदर उतारा और ले आया यहाँ पर। तो अभी कहाँ पर हैं ये दोनों? दिख क्यों नहीं रहे हैं? अरे दिखेंगे कैसे, दोनों को फट्टे तक पिलाई है मैंने, आते से ही पसर गए हैं कोठी के अंदर। चल अब मुझे भी पसरना है, मुझे भी नींद आ रही है। युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, पर यार वो यामिनी। अभिमन्यु युग की बात को काटते हुए कहता है, छोड़ ना यार उस यामिनी को, जब से उसी के गुणगान कर रहा है। तुझे पता है तेरी जिंदगी पर ना 2 लड़कियों ने अपना हक जमा लिया है। पहली है वो यक्षिणी और दूसरी है ये यामिनी। जब देखो इन दोनों के नाम की माला जपते रहता है। इस बीच तो हमारी शालिनी भाभी को तो भूल ही गया है। युग गुस्से से कहता है, तुझे कितनी बार बोला उसे भाभी मत बोला कर। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, समझा तू? वो मेरा गुजरा हुआ कल है और कुछ नहीं। तुझे नींद आ रही थी ना, चल फिर, वरना पता नहीं और क्या क्या बकवास करेगा नशे में। इतना कहकर युग अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की ओर बढ़ाने लग जाता है। अभिमन्यु भी नशे में यहाँ से वहां लहराते हुए युग के पीछे पीछे जाने लग जाता है। सुबह हो गई थी, सुबह के 7 बज रहे थे और इस तरफ रोंका मुचा गांव में हवेली के अंदर दिलीप हॉल में एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था और गर्मा गर्म चाय पी रहा था। उसके सामने ही एक टेबल रखी हुई थी जिसके ऊपर एक प्लेट में करीब 10-12 बिस्किट रखे हुए थे। उससे कुछ दूरी पर ही रजनी और जानकी भी खड़ी हुई थी, जिनके हाथ में चाय के कप थे। अमोदिता भी वहीं पर खड़ी थी, जिसकी नजर दिलीप के सामने रखे टेबल के ऊपर बिस्किट पर थी। वो मन ही मन ये सोच रही थी कि कब दिलीप वहां से उठे और वो बिस्कुट को खाने के लिए टूट पड़े। हवेली के अंदर अक्सर यही होता था, जो भी खाने की चीज घर में बनती थी या बाहर से आती थी, पहले दिलीप को दी जाती थी
और यदि उसके खाने के बाद कुछ बचता था तो घर के बाकी सदस्यों को दिया जाता था। रजनी धीरे से फुसफुसाते हुए, ताकि दिलीप को उसकी बातें सुनाई न दे, जानकी से कहती है, भाभी आप भैया से पूछे ना, मेरी तो पूछने की हिम्मत नहीं है। आप तो जानती हैं मुझे भैया से कितना डर लगता है। जानकी भी फुसफुसाते हुए जवाब देती है, हाँ पूछती हूँ रजनी, रुक थोड़ी देर। कुछ ही देर में दिलीप चाय पी लेता है और कप टेबल पर रखने जाता है। दिलीप टेबल के ऊपर कप रख पाता उससे पहले ही जानकी वहां पर आ जाती है और उसके हाथ में से कप पकड़ लेती है। जानकी मन ही मन सोचती है, यही सही मौका है इनसे पूछने का। जानकी हिचकिचाते हुए कहती है, वो एजी, मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। दिलीप कठोर स्वर में जवाब देता है, हाँ बोल, क्या पूछना है तुझे? वो एजी, सुदेश को गए हुए 2 दिन हो गए पर वो अब तक आया नहीं। आपने उसे कहाँ पर भेजा है? कुछ खबर ही नहीं है उसकी, फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे तो फिक्र हो रही है, वो ठीक तो है ना? तुझे उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाएगा वो। मैंने उसे एक बहुत जरूरी काम के लिए भेजा है, उसे पूरा करके ही आएगा वो। जानकी झट से दिलीप के ऊपर अगला सवाल ताक देती है, आपने उसे कौन से ऐसे जरूरी काम के लिए भेज दिया जी कि उसे आने में इतनी देर हो गई है? दिलीप गुस्से से कहता है, अब तू मुझसे सवाल पर सवाल पूछेगी? तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? कहा ना मैंने, जरूरी काम से भेजा है तो जरूरी काम से भेजा, और वो जरूरी काम मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझता। दिलीप का गुस्सा देखकर जानकी पीछे हट जाती है और इसके आगे एक शब्द भी नहीं बोलती है। हमारे भारत में अक्सर पुरुषों का गुस्सा देखकर स्त्रियां चुप हो जाती हैं, इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं या पलटकर जवाब नहीं दे सकती, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। अगर जंगल में दोनों ही तरफ से आग लग जाए तो जंगल पूरा जल जाता है। इसलिए बेहतर है अगर एक आग लगाने का काम कर रहा है तो एक उसे बुझाने का काम करे। दिलीप का गुस्सा देखकर रजनी भी घबरा जाती है। सुदेश के बारे में बातें हो रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और सुदेश वहां पर आ जाता है। सुदेश ने अपने हाथों में काला बैग पकड़ा हुआ था। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नींद पूरी नहीं हुई हो। सुदेश की दाईं आंख के नीचे सफेद पट्टी बंधी हुई थी। देखने से लग रहा था कि उसे चोट आई थी। सुदेश को वहां पर देखकर जानकी खुश हो जाती है, पर अगले ही पल सुदेश की आंख के पास की सफेद पट्टी देखकर उसकी खुशी परेशानी में बदल जाती है। वो घबराते हुए पूछती है, सुदेश, ये तेरी आंख के पास चोट कैसे लगी? जानकी का सवाल सुनकर सुदेश भी घबरा जाता है और कुछ जवाब नहीं देता है। जानकी सुदेश पर दबाव बनाते हुए पूछती है, अरे बता, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, ये चोट कैसे लगी तुझे? सुदेश अपनी चोट पर हाथ फेरते हुए कहता है, वो दीदी, मेरा ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ये बात सुनकर रजनी भी घबरा जाती है और जानबूझकर अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए नाटक करते हुए कहती है, आपको ज्यादा तो नहीं लगी ना जी? और कैसे हो गया एक्सीडेंट? आप देखकर गाड़ी नहीं चला रहे थे क्या? सुदेश जवाब देता है, नहीं रजनी, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, बस यही हल्की सी चोट है। डॉक्टर ने कहा 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। सुदेश के फेस के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा था। जानकी और रजनी उससे कोई और सवाल ना पूछ ले, इसलिए वो सीधे दिलीप के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। दिलीप अपनी बुलंद आवाज में कहता है, काम हो गया? सुदेश जवाब देता है, हाँ जीजा जी, काम हो गया है। सुदेश की ये बात सुनकर दिलीप खुश हो जाता है। सुदेश ने अपने हाथ में जो काला बैग पकड़ा हुआ था वो दिलीप को दिखाते हुए कहता है, वो मायाधारी जी ने ये। सुदेश अपनी बात पूरी करता उससे पहले दिलीप उसे टोकते हुए गुस्से से कहता है, चुप, एकदम चुप। सुदेश चुप हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे मायाधारी का नाम सबके सामने नहीं लेना चाहिए था। दिलीप कुर्सी पर से उठते हुए कहता है, अंदर चल मेरे साथ। इतना कहकर दिलीप अपने कमरे की तरफ जाने लग जाता है। सुदेश भी दिलीप के पीछे पीछे जाने लग जाता है। दोनों एक कमरे के अंदर जाते हैं और दरवाजा अंदर से लॉक कर देते हैं। रजनी दिलीप और सुदेश को देखते हुए मन ही मन सोचती है, आखिर ऐसी क्या बात है जो इस दिलीप ने सुदेश को सबके सामने बताने से रोक दी और कमरे के अंदर ले गया। खैर, जो भी बात हो उसका पता तो मैं लगा ही लूंगी। आखिर एक सौदाइन हूं मैं और सौदाइनों से कोई कुछ छुपा नहीं सकता। इस तरफ कमरे के अंदर दिलीप सुदेश पर आग बबूला हो रहा था। दिलीप सुदेश पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुझे मना किया था ना मायाधारी जी का नाम सबके सामने मत लेना, फिर क्यों लिया? सुदेश अपनी गलती मानते हुए कहता है, गलती से हो गया जीजा जी, माफ कर दीजिए, मैं भूल गया था। दिलीप को पता था सुदेश को समझाने का कोई मतलब नहीं है, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती है। सुदेश के पीछे सिर खपाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, चल छोड़ और ये बता क्या बोला है मायाधारी जी ने? उस यक्षिणी से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें?
और तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? रास्ता भटक गया था क्या? दिलीप के इतने सारे सवाल वो भी एक साथ सुनकर सुदेश घबराने लग जाता है। उसके माथे पर पसीना आने लगता है। सुदेश के चेहरे की ये परेशानी दिलीप पढ़ लेता है और कहता है, तू घबरा क्यों रहा है? बता ना, इतना वक्त क्यों लगा दिया? रास्ता भटक गया था क्या? सुदेश दिलीप से झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं नहीं जीजा जी, भला मैं रास्ता कैसे भटक सकता हूँ? मैं तो अच्छे अच्छों को रास्ता बताता हूँ। इतना कहकर सुदेश उस पल को याद करने लग जाता है जब वो मायाधारी के पास जाने के लिए निकला था और रास्ता भटक गया था। उस दिन शाम के 7 बज रहे थे और अंधेरा होने लगा था। सुदेश अपनी कार में था और मेहंदी पथार शहर से 800 किलोमीटर दूर बंगाल के मायापुर शहर पहुंच गया था। सुदेश जब से मेहंदी पथार निकला था वो सिर्फ एक ही जगह खाने पीने के लिए रुका था और वो था रायगंज। उसके बाद वो कहीं भी नहीं रुका था। वो लगातार कार ड्राइव करते जा रहा था। ड्राइव करते करते वो बहुत थक गया था, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसे जल्द से जल्द मायाधारी के पास पहुंचना था। सुदेश बंगाल के मायापुर शहर पहुंच तो गया था, पर आगे का रास्ता भूल गया था। सुदेश ड्राइव करते हुए अपना सिर खुजाते हुए खुद से कहता है, ये मायापुर तो पहुंच गया मैं, पर आगे कहाँ जाना है कुछ समझ नहीं आ रहा। चंद्रोदय मंदिर भी पीछे निकल गया, हुगली नदी भी क्रॉस कर ली, फिर ये मायाधारी जी की गुफा अब तक क्यों नहीं दिखी मुझे? जीजा जी ने यही तो बोला था कि हुगली नदी पार करने के बाद ही मायाधारी जी की गुफा पड़ती है, फिर मुझे दिख क्यों नहीं रही? गूगल मैप में मायाधारी जी की गुफा का एड्रेस भी नहीं डाला कि वहां से देख लूं मैं। यही सब बार बार सोचते हुए सुदेश कार ड्राइव कर रहा था। सुदेश जैसे जैसे कार ड्राइव करके आगे बढ़ता जा रहा था, अंधेरा बढ़ने के साथ साथ सड़क पर सन्नाटा भी बढ़ता जा रहा था। सुदेश जिस रोड पर था उसके दोनों ओर घने जंगल के सिवा कुछ और नहीं था। उसे पिछले आधे घंटे से एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया था। अब सुदेश के अंदर का डर बढ़ने लग गया था। उसका डर इतना बढ़ जाता है कि वो मायाधारी के पास जाने का फैसला बदल देता है। सुदेश कार वापस से रिवर्स लेने के लिए स्टीयरिंग घुमाने ही वाला था कि तभी उसके मन में दिलीप का ख्याल आता है और वो सोचता है कि अगर ऐसे मायाधारी जी से बिना मिले ही चला गया तो जीजा जी छोड़ेंगे नहीं मुझे। वैसे ही घर जवाई कामचोर निकम्मा बोल बोल कर ताने देते रहते हैं। ऐसे बिना मिले नहीं जा सकता, मुझे मायाधारी जी से मिलकर ही जाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, जीजा जी को ही फोन करके पूछ लेता हूँ एड्रेस। बोल दूंगा कि गलती हो गई थी सुनने में, प्लीज बता दीजिए इसके आगे किधर साइड जाना है। इतना कहकर सुदेश अपनी जेब में से मोबाइल निकालने लग जाता है। सुदेश अपने मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए कहता है, अरे ये तो स्विच ऑफ हो गया। कैसे नहीं होगा, मैप जो चालू रख दिया था। सुदेश कार में देखता है कि कार चार्जर नहीं था मोबाइल चार्ज करने के लिए। सुदेश खुद से कहता है, अच्छा हुआ पावर बैंक साथ में रखा है, वरना एक और परेशानी खड़ी हो जाती। सुदेश कार को वहीं पर रोक देता है और उसके बगल में रखे काले बैग जिसे वो अपने साथ लेकर घर से आया था उसे खोलने लग जाता है। जैसे ही वो अपने बैग की चेन खोलता है उसकी नजर उसके बैग के अंदर रखी उस पोटली पर जाती है जो उसे दिलीप ने मायाधारी को देने के लिए दी थी। सुदेश उस पोटली को बैग में से निकालकर उसको सामने ही कार के डैशबोर्ड पर रख देता है जहां पर एयर फ्रेशनर रखे होते हैं। सुदेश को उसे उसके बैग के अंदर पावर बैंक मिल जाता है और वो अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा देता है। जैसे ही वो अपना मोबाइल पावर बैंक से लगाता है उसे लगता है कि जो पोटली उसने अभी अभी कार के डैशबोर्ड के ऊपर रखी थी उसके अंदर मूवमेंट हुआ हो। सुदेश को लगता है कि ये उसका वहम है, इसलिए वो इस बात पर ध्यान नहीं देता है और कार वापस से चालू करने लग जाता है। सुदेश ने अभी कार स्टार्ट की ही थी कि तभी उसकी नजर फिर उस पोटली पर पड़ती है और वो देखता है कि उस छोटी सी पोटली के अंदर सही में मूवमेंट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस पोटली के अंदर कुछ था जो बाहर आने के लिए मचल रहा था। सुदेश डरते हुए कहता है, इस पोटली के अंदर क्या है और ये अपने आप अचानक से हिलने कैसे लग गई? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। यक्षिणी तेरा ख्वाब है। सुदेश डरते हुए कहता है, इस पोटली के अंदर क्या है और ये अपने आप अचानक से हिलने कैसे लग गई? सुदेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पोटली के अंदर क्या था, उसके अंदर अपने आप हलचल कैसे हो रही थी। सुदेश पोटली को देखकर बहुत घबरा गया था और उसी घबराहट में वो कार चालू नहीं कर पा रहा था। कार की बस हेडलाइट जल रही थी। पोटली के अंदर पहले के मुकाबले अब कुछ ज्यादा ही हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था पोटली के अंदर कुछ ऐसी चीज रखी हुई थी जो बाहर आने के लिए मचल रही थी। सुदेश पोटली को देखते हुए कहता है, आखिर इस पोटली के अंदर ऐसा क्या है जो ये इतना हिल रही है?
जीजा जी ने इसके अंदर रखा क्या है मायाधारी जी को देने के लिए? सुदेश के मन में ख्याल आता है कि वो पोटली को खोलकर देखे, पर अगले ही पल उसे याद आता है कि दिलीप ने उसे पोटली खोलने के लिए मना किया था। कहा था कि सीधे मायाधारी जी को ही देना, भूल कर भी पोटली खोलने की सोचना भी मत। पोटली को बार बार हिलता हुआ देखकर सुदेश अपने आप को रोक नहीं पाता और मन ही मन सोचता है, देखना तो पड़ेगा आखिर इस पोटली के अंदर ऐसा क्या है जो ये इतना हिल रही है। जीजा जी को कौन सा पता चलने वाला है कि मैंने पोटली को रास्ते में खोलकर देखा था। कह दूंगा जैसी आपने पोटली दी थी वैसी ही मायाधारी जी को दे दी थी। इतना कहकर सुदेश उस पोटली को उठाता है और उसे खोलने लग जाता है। जैसे ही सुदेश उस पोटली को खोलता है, उस पोटली में हलचल होनी बंद हो जाती है। जब सुदेश उस पोटली के अंदर अपना दायां हाथ डालता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने किसी चिपचिपी गीली चीज को छुआ हो। उसे अपने हाथ में घिन महसूस होने लगती है। उसमें कोई छोटी सी गोल ठोस चीज रखी हुई थी। सुदेश उस गोल चीज को अपने हाथ की मुट्ठी में बंद करता है और उस चिपचिपी चीज को बाहर निकालने लग जाता है। जब सुदेश उस चिपचिपी चीज को बाहर निकालकर अपने हाथ की मुट्ठी खोलता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर के मारे उसके पसीने छूटने लग गए थे। उसके हाथ किसी दूध पीते बच्चे की तरह कांपने लग गए थे। सुदेश का दायां हाथ खून से सना हुआ था और उसके हाथ में किसी इंसान की 2 आंखें थी। वो दोनों आंखें भी खून से सनी हुई थी। उन आंखों के अंदर की काली पुतली सुदेश को घूरे जा रही थी। सुदेश को ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों आंखों में मूवमेंट हो रहा हो और वो दोनों आंखें धीरे धीरे उसके हाथ में फुदक रही हो। सुदेश मन ही मन घबराते हुए सोचने लग जाता है, ये किसकी आंखें हैं और जीजा जी ने मुझे इसे मायाधारी जी को देने के लिए क्यों बोला है? वो इन आंखों का क्या करने वाली है? सुदेश ने इतना ही सोचा ही था कि तभी कार की विंडो पर किसी का हाथ का पंजा दिखाई देता है। बाहर अंधेरा होने के कारण बस इंसान के हाथ का पंजा ही दिखाई दे पा रहा था। वो पंजा पहले तो विंडो के कांच पर स्थिर रहता है, पर अचानक ही उसमें मूवमेंट शुरू हो जाता है और ऐसा लगने लग जाता है जैसे कोई जोर जोर से विंडो को ठोक रहा हो। एक तो सुदेश वो आंखों को देखकर पहले से ही डरा हुआ था, ऊपर से विंडो खटखटाने की हरकत से उसकी जान हलक में आ गई थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डर के मारे वो पसीने से भीग गया था। कोई अभी भी विंडो को बार बार ठोके जा रहा था। सुदेश हकलाते हुए कहता है, कौन है बाहर? कोई जवाब नहीं आता है, पर कोई अभी भी जोर जोर से विंडो ठोक रहा था। सुदेश फिर डरते हुए पूछता है, कौन है बाहर? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? एक बूढ़े की बकबक करने की आवाज सुनाई देती है। सुदेश की ये तो समझ नहीं आता कि वो बूढ़ा क्या बोल रहा है, पर इंसान की आवाज सुनकर उसकी जान में जान आ जाती है। उस बूढ़े ने कार की विंडो को ठोकना बंद कर दिया था। बूढ़े की आवाज सुनाई देती है, कौन हो भाई, और ये बीच रास्ते में कार क्यों खड़ी कर रखी है? एक तो वैसे ही कच्ची रोड है, ऊपर से यहीं लगा दी। ये भी कोई गाड़ी खड़ी करने की जगह है क्या? मेरी गाय भैंसे कब से रास्ता मांग रही हैं, पर तूने सारा रास्ता रोक कर रखा है। उनके निकलने के लिए जगह ही नहीं है। गाय भैंसों के रंभाने की आवाजें सुनाई देती हैं। सुदेश को उस बूढ़े की आवाज सुनाई देती है। उसकी समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वो जल्दी जल्दी उन आंखों को पोटली के अंदर डालता है जहां से उसने उन्हें निकाला था। पोटली को वापस से कार के डैशबोर्ड पर रखकर वो विंडो का कांच नीचे करने लग जाता है। बूढ़े की फिर आवाज सुनाई देती है, अरे इतना वक्त क्यों लग रहा है? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? कहीं ये डांसिंग कार तो नहीं वो फिल्म वाली? जरूर वही होगी, तभी अंधेरे में खड़ी करके रखी है। अभी गांव वालों को बुलाकर लाता हूँ और इसकी खटिया खड़ी करता हूँ। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं और बीच रास्ते में अंधेरे में कार खड़ी करके शुरू हो जाते हैं। सुदेश जब विंडो का कांच नीचे करता है तो देखता है कि अंधेरे में एक बूढ़ा खड़ा हुआ था। बूढ़े ने अपने माथे पर गमछा बांधा हुआ था और हाथों में डंडा पकड़कर रखा हुआ था। बूढ़ा सुदेश को घूरते हुए कहता है, कौन है तेरे साथ अंदर? सुदेश घबराते हुए कहता है, कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। अकेला है तो फिर यहाँ अंधेरे में गाड़ी खड़ी करके क्या कर रहा है? सुदेश जल्दी से कोई बहाना सोचते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस जा ही रहा था, गाड़ी बीच में बंद हो गई थी, अब चालू हुई है तो जाता हूँ। हाँ जल्दी हटा, अपनी गाड़ी साइड कर, मेरी गाय भैंसों का रास्ता रोक कर रखा है। हाँ हटाता हूँ। इतना कहकर सुदेश कार साइड करने ही वाला था कि तभी उसका दिमाग चलता है और वो सोचता है कि इस पूरे इलाके में आधे घंटे बाद बस यही एक आदमी दिखा है। इससे पूछता हूँ मायाधारी जी के बारे में, इसे जरूर पता होगा, ये यहीं का लगता है। सुदेश उस बूढ़े से पूछता है, अरे दादा जरा सुनिए। वो बूढ़ा बोलता है, हाँ बोल।
यहाँ आसपास कहीं मायाधारी नाम की औरत रहती है क्या? वो बूढ़ा सुदेश को घूरते हुए कहता है। क्या कहा मायाधारी? तुझे उसके पास क्यों जाना है? तुझे क्या मरना है? सुदेश हैरानी के साथ कहता है। मरना है मतलब? अक्सर लोग उसके पास मरने ही जाते हैं। आंखों की माया, माया की बस्ती, दोनों मिल जाए उजाड़ दे लोगों की हस्ती। सुदेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो बूढ़ा क्या बोल रहा था। वो अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए कहता है, देखिए दादा, आपको मायाधारी जी का एड्रेस पता है तो बताइए। ये फालतू बातें करके मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। वैसे ही मुझे बहुत देर हो गई है। अब तुझे मौत के पास खुद ही जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मरने से भला कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है। सुदेश कुछ जवाब नहीं देता है। वो बूढ़ा सुदेश को एड्रेस बताते हुए कहता है, ये जो कच्ची सड़क है ना, जहां पर ये खत्म होती है, वहीं से मायाधारी की माया नगरी शुरू होती है, समझा? चल अब हटा अपनी गाड़ी, मेरी गाय भैंसों को निकल जाने दे। हाँ बस जा ही रहा हूं मैं। इतना कहकर सुदेश कार चालू कर देता है। वो कार आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर कार के साइड मिरर पर पड़ती है और वो देखता है कि दोनों ही मिरर में एक भी गाय भैंसे दिखाई नहीं दे रही थी। सुदेश मन ही मन सोचता है, गाय भैंसे तो एक भी दिखाई नहीं दे रही, फिर ये बूढ़ा मुझे कार आगे बढ़ाने के लिए क्यों बोल रहा है? सुदेश कार की विंडो की तरफ देखने लग जाता है पर बूढ़ा वहां अब खड़ा नहीं था। उस बूढ़े को देखने के लिए सुदेश कार से नीचे उतरता है तो देखता है कि वहां पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ना ही वो बूढ़ा, ना ही उसकी गाय भैंसे जिनके रंभाने की आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। वहां पर बस दूर दूर सन्नाटा फैला हुआ था। ये सब देखकर सुदेश दंग रह गया था। सुदेश मन ही मन सोचता है, ये नगरी तो सच में माया नगरी है। पता नहीं जब मायाधारी के पास पहुंचूंगा तब क्या होगा। सुदेश जितनी जल्दी वहां से निकल सकता था निकल जाता है। सुदेश कच्ची सड़क पर कार सीधे सीधे चलाए जा रहा था। कार चलाते वक्त उसकी नजर सड़क पर कम और उसके सामने रखी उस पोटली पर ज्यादा थी जिसके अंदर किसी की 2 आंखें रखी हुई थी। सुदेश अभी तक ये नहीं सोच पाया था कि मायाधारी इन आंखों का क्या करने वाली थी और उसके जीजा जी ने ये आंखें कहां से लाई थी और वो किसकी थी। यही सब सोचते हुए सुदेश कार चलाते जा रहा था और कुछ ही देर में वो कच्ची सड़क खत्म हो जाती है और वो एक बड़ी सी पहाड़ के सामने आकर रुक जाता है। पहाड़ के आगे रास्ता नहीं था। सुदेश डरते हुए अपनी कार से नीचे उतर जाता है और वो देखता है कि उसके चारों तरफ घना अंधेरा था। उसके आजू बाजू विशाल जंगल था तो सामने एक बड़ा सा पहाड़ था जिसके आगे उसे जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सुदेश अपने आसपास देखते हुए कहता है, उस बूढ़े ने तो यही कहा था कि कच्ची सड़क के खत्म होते ही मायाधारी जी की गुफा आ जाएगी, फिर आई क्यों नहीं? यहाँ पर तो ये बड़ा सा पहाड़ है और कुछ नहीं। कहीं उस बूढ़े ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला था मेरे मजे लेने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला वो मेरे मजे क्यों लेगा? सूरत से तो शरीफ दिख रहा था। सुदेश का मोबाइल 50% चार्ज हो गया था और इस वक्त वो उसकी जेब में ही रखा हुआ था। सुदेश अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके पहाड़ी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लग जाता है और वो उस रोशनी में देखता है कि वो पहाड़ काला पहाड़ था। उसके पत्थर इतने काले थे जैसे ग्रेफाइट के बने हुए हो। वो पहाड़ को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर पहाड़ी के ऊपर बने एक निशान पर पड़ती है और वो देखता है कि पहाड़ी पर एक 12 इंच व्यास की आंख का निशान बना हुआ था। सुदेश उस आंख के निशान को देखते हुए कहता है, अरे ये कैसा निशान है? ये तो किसी की आंख लगती है, पर इसे इस पहाड़ी पर किसने बनाया होगा और क्यों? सुदेश यही सब सोच रहा था तभी उसके दिमाग में एक बात आती है और वो सोचता है कि जीजा जी ने जो मुझे पोटली दी थी उसके अंदर भी तो किसी की आंखें रखी हुई थी। कहीं उन आंखों का और इस निशान का कुछ लेना देना तो नहीं? उस बूढ़े ने भी तो आंख से मिलता ही जुलता कुछ बोला था। क्या बोला था? याद कर सुदेश, याद कर। सुदेश याद करने लग जाता है कि उस बूढ़े ने क्या बोला था। तभी वो उस बूढ़े की बात दोहराते हुए कहता है, हाँ याद आया, आंखों की माया, माया की बस्ती, दोनों मिल जाए। इसके आगे क्या था यार? याद कर सुदेश, याद कर, जरा जोर दे अपने दिमाग पर। हाँ याद आया, आंखों की माया, माया की बस्ती, दोनों मिल जाए, उजाड़ दे लोगों की हस्ती। जैसे सुदेश की बात खत्म होती है वो देखता है कि पहाड़ी पर जो आंख का निशान बना हुआ था उसकी आउटलाइन पर अचानक कहीं से खून बहना शुरू हो गया था। अब उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आंख का निशान खून से बनाया गया था। वो खून उस आंख की आउटलाइन पर बहने लग गया था। देखते ही देखते उस आंख के निशान की जो पुतली थी वो पूरी तरह से लाल हो जाती है और उसके अंदर से जाने का एक रास्ता निकलता है। ये सब देखकर सुदेश भौचक्का रह गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था। सुदेश अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, अरे ये तो गजब हो गया।
कहीं यही तो मायाधारी जी की मायावी गुफा नहीं जिसके बारे में जीजा जी ने और उस बूढ़े ने बताया था? हाँ यही होगी, अंदर चलकर देखता हूँ। एक मिनट, वो पोटली भी साथ में रख लेता हूँ जो जीजा जी ने मायाधारी जी के लिए दी थी। इतना कहकर सुदेश कार का दरवाजा खोलकर उसके अंदर से वो पोटली अपने हाथों में पकड़ता है और उस पहाड़ी पर जो आंख बनी थी उसके सामने जाकर रुक जाता है। सुदेश भगवान को याद करते हुए कहता है, हे भगवान मेरी रक्षा करना, अब सब आपके ही हाथों में है। उस यक्षिणी से छुटकारा पाने के लिए मेरा इस गुफा के अंदर जाना बहुत जरूरी है। इतना कहकर सुदेश पहाड़ी पर बनी आंख की पुतली के अंदर जाने लग जाता है। जैसे ही सुदेश उस पुतली के अंदर घुसता है उसे महसूस होता है कि उसे ठंड लगने लग गई थी। पुतली के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले काफी कम था। सुदेश ने अपने मोबाइल का टॉर्च तो चालू कर लिया था पर उसका भी कोई मतलब नहीं निकल रहा था, क्योंकि वो बार बार बंद चालू हो रहा था और पुतली के अंदर इतना अंधेरा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस अंधेरे में आगे बढ़ते ही जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था अंधेरा बढ़ते जा रहा था। सुदेश गुफा के अंदर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये मोबाइल को क्या हो गया? इस गुफा के अंदर ही इसका टॉर्च बंद चालू होना क्यों शुरू हो गया? बाहर तो ठीक चल रहा था। सुदेश गुफा के अंदर आगे बढ़ ही रहा था कि उसके पैर अपने आप रुक जाते हैं। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उसने पहले कल्पना भी नहीं करी थी। उसकी आंखों के सामने करीब 400-500 कंकालों की खोपड़ियां बिखरी हुई थी, जिसके ऊपर काले कपड़े पहनकर करीब 40 साल की एक औरत आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उस औरत के माथे पर भभूत लगी हुई थी। उसके माथे पर चेचक के दाने थे, बाल खुले हुए थे। उसके गले में चमगादड़ की हड्डियों की माला थी। उस औरत के अगल बगल ही करीब 25-26 साल की 2 लड़कियां और खड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी सेविकाएं हो। उन दोनों ने भी उसी औरत की तरह काले रंग के कपड़े पहनकर रखे हुए थे। वो दोनों ही सेविकाएं दिखने में काफी सुंदर थीं, जिन्हें देखकर किसी भी मर्द का उन पर दिल आ जाए। सुदेश को लग रहा था कि वही औरत मायाधारी है। सुदेश उस औरत से कुछ पूछता उससे पहले ही वो औरत ध्यान में ही रहते हुए कहती है, आ गया सुदेश तू? दिलीप ने भेजा है ना तुझे? आजाद हो गई वो यक्षिणी? खुल गया ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा? मिल गया ना उस यक्षिणी को उसका पहला शिकार? इतना कहकर वो औरत ध्यान में ही हंसने लग जाती है। सुदेश तो यही सोचकर हैरान था कि उस औरत को कैसे पता था कि उसका नाम सुदेश है और दिलीप ने उसे भेजा है, और उसे कैसे पता कि यक्षिणी आजाद हो गई। दिलीप ने तो इन्हें बताया ही नहीं होगा, क्योंकि इनसे संपर्क करने के लिए कोई जरिया ही नहीं है। सुदेश इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ पाता उससे पहले ही वो औरत फिर ध्यान में ही रहते हुए कहती है, तेरे सारे सवालों के जवाब है मेरे पास। उस यक्षिणी से छुटकारा चाहिए ना तुझे? मायाधारी की माया नगरी में सब चीज का इलाज है, उस यक्षिणी का भी। अगर वो यक्षिणी है तो मैं भी मायाधारी हूँ। देखती हूँ कैसे वो किसी को अपना अगला शिकार बनाती है। उस यक्षिणी को कैसे कैद करना है अब मैं बताऊंगी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। उस यक्षिणी को कैद कैसे करना है अब मैं बताऊंगी। उस औरत की बात करने के तरीके से सुदेश समझ गया था कि वही औरत मायाधारी है। सुदेश बौखलाहट के साथ बोल पड़ता है, हाँ मायाधारी जी, मैं इसी के लिए आया हूँ। आपने सही पहचाना, जल्दी बताइए उस यक्षिणी को कैसे कैद करना है। मायाधारी ध्यान में रहते हुए ही कहती है, पहले ये बता मेरा सामान लाया है ना? सुदेश अपना सिर खुजाते हुए कहता है, सामान? कैसा सामान? मैं तो बस ये पोटली लेकर आया हूँ। हाँ वही पोटली, उसी के अंदर मेरा सामान है। उसके बिना मैं किसी का कोई काम नहीं करती, क्योंकि मायाधारी उसी का काम करती है जो उसके काम आता है। बिना काम के वो किसी को मायावी गुफा के अंदर घुसने तक नहीं देती। यहाँ जो होता है सब मेरी मर्जी से होता है। मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मायाधारी अपने राइट साइड में खड़ी लड़की से कहती है, कंचन जा लेकर आ इससे वो पोटली। कंचन जो कि मायाधारी की सेविका थी सुदेश के पास जाती है और वो पोटली लाकर मायाधारी के हाथों में दे देती है। मायाधारी पोटली को जैसे ही अपने हाथों में पकड़ती है धीरे से अपनी आंखें खोल देती है। जब सुदेश मायाधारी की आंखों में देखता है तो उसको समझ में नहीं आता कि आखिर मायाधारी की आंखों को क्या हुआ था।
मायाधारी की आंखें अंदर धंसी हुई थी और उसके अंदर फफूंद लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मायाधारी की दोनों ही आंखें धीरे धीरे सड़ रही हों। वो दोनों ही आंखें लगभग खराब हो गई थी। मायाधारी सुदेश जो पोटली लाया था उसके अंदर अपना हाथ डालती है और एक आंख पोटली में से बाहर निकाल लेती है। मायाधारी अपनी लेफ्ट आंख के अंदर अपनी एक उंगली घुसाती है और एक ही झटके में वो खराब आंख बाहर निकाल लेती है। उसकी जगह पर जो आंख सुदेश लेकर आया था उसे लगा लेती है। सुदेश ये सब देखकर दंग रह गया था। उसे अभी भी यही लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा था। सुदेश की बोलती बंद हो गई थी। मायाधारी वापस से पोटली के अंदर अपना हाथ डालती है और दूसरी आंख निकालने लग जाती है, पर उसे दूसरी आंख पोटली के अंदर नहीं मिल रही थी। वो पोटली को पूरा उलट पलट देती है, पर तब भी उसे दूसरी आंख नहीं मिलती है। मायाधारी गुस्से से कहती है, दूसरी आंख कहां पर है? सुदेश घबराते हुए कहता है, इस पोटली के अंदर तो है। इस पोटली के अंदर कहां है? झूठ बोलता है। तुझे लगा मायाधारी अंधी है तो उसे घुमा देगा, पर तुझे नहीं पता मायाधारी बहुत चालाक है। मुझे 2 आंख चाहिए थी पर तू एक ही आंख लेकर आया है। पर कुछ नहीं होता, तेरे पास तो आंख है ना, मैं तेरी ही आंख ले लूंगी। अब तू आया है तो ऐसे तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मायाधारी की बात सुनकर सुदेश घबराने लग जाता है। उसके दिमाग में वो बात आती है जो उस बूढ़े ने बोला था कि मायाधारी के पास जाना अपनी मौत को बुलावा देना है। अब उसे वो बात सच लगने लगी थी। उस वक्त उसके दिमाग में एक ही आइडिया आता है और वो था वहां से भागना। सुदेश भागने के लिए पीछे ही मुड़ा था कि पता नहीं कब उसके सामने मायाधारी आकर खड़ी हो गई थी, जैसे उसके पास कोई जादुई शक्ति हो। मायाधारी हंसते हुए कहती है, कहाँ भाग रहा है? आंख तो तुझे देनी ही पड़ेगी। यहाँ आने से पहले 2 आंखें अपने साथ लेकर आना चाहिए था। अब लेकर नहीं आए तो उसकी सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी। सुदेश मन ही मन सोचने लग जाता है कि एक आंख कहाँ चली गई। पोटली के अंदर तो मैंने खुद 2 आंखें देखी थी, कहाँ चली गई वो आंखें? सुदेश उस एक आंख के बारे में कुछ सोच पाता उससे पहले ही मायाधारी उसे अपने एक हाथ से धक्का देती है और सुदेश धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही सुदेश जमीन पर गिरता है, मायाधारी सुदेश के सीने पर बैठ जाती है। सुदेश को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने पर किसी ने 100 किलो का वजन रख दिया हो। सुदेश सांस तक ढंग से नहीं ले पा रहा था। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मायाधारी के हाथों के नाखून काफी लंबे और पैने थे। उसके हाथ में एक और खास बात थी और वो ये कि उसके दोनों हाथों के अंगूठे नहीं थे। सिर्फ हाथों के ही नहीं, पैरों के अंगूठे भी नहीं थे। उसके बस हाथों पैरों की उंगलियां ही थी। मायाधारी अपने दोनों हाथ सुदेश की राइट आंख निकालने के लिए उसकी आंखों के पास ले जाने लग जाती है। सुदेश मायाधारी को रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं, रुक जाइए मायाधारी जी, ऐसा मत कीजिए। मायाधारी अपने हाथ सुदेश की आंख के नजदीक ले जाते हुए कहती है, आंख तो तुझे देनी पड़ेगी, वरना मैं देखूंगी कैसे? तभी तो मैं तुझे यक्षिणी को कैसे कैद करना है उसका रास्ता बता पाऊंगी। सुदेश समझ गया था कि मायाधारी उसकी आंख निकाल कर ही मानेगी। वो सोचने लग जाता है कि आखिर पोटली के अंदर की एक आंख कहां पर चली गई थी। मायाधारी अपने नाखूनों से सुदेश की आंख के नीचे खरोचने लग गई थी और सुदेश की आंख के नीचे से उसका खून भी निकलने लग गया था। सुदेश को बहुत दर्द हो रहा था, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि मायाधारी की जादुई शक्ति का सामना करने में वो असमर्थ था। तभी उसे याद आता है कि पोटली के अंदर की दोनों आंखों को अपने हाथों में रखकर जब वो देख रहा था तो उस बुढ़े की आवाज सुनकर उसने जल्दी जल्दी में पोटली बंद करने के चक्कर में एक आंख कार के अंदर ही गिर गई थी। सुदेश मायाधारी को रोकते हुए कहता है, रुक जाइए मायाधारी जी, मैं दूसरी आंख भी लेकर आया हूँ, वो मेरी कार के अंदर है। सुदेश की बात सुनकर मायाधारी रुक जाती है क्योंकि उसे उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। फिर भी वो पूछती है, झूठ तो नहीं बोल रहा? सुदेश घबराते हुए कहता है, नहीं मायाधारी जी, मुझे मरना थोड़ी है आपसे झूठ बोलकर। मैं सच कहता हूँ, मैं दोनों आंखें लेकर आया था, बस गलती से एक आंख कार के अंदर ही रह गई है। मैं अभी लेकर आता हूँ। मायाधारी सुदेश के सीने पर से उठते हुए कहती है, जाओ और जल्दी लेकर आ, भागने की सोचना भी मत, वरना वो बूढ़ा वहीं पर तुझे अपने बैलों के नीचे कुचल देगा। सुदेश मन ही मन सोचता है, अच्छा वो बूढ़ा इसी का आदमी था, तभी वो पोटली खोलते ही वहां पर आ गया होगा। शायद आंख की खुशबू सूंघकर तभी उसने मुझे यहाँ पर आने का रास्ता बताया था। मायाधारी सुदेश को टोकते हुए कहती है, अरे खड़ा क्या है, जल्दी जा और दूसरी आंख लेकर आ, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तेरी ही आंख निकाल लूंगी। सुदेश झट से कहता है, नहीं नहीं मायाधारी जी, मेरी आंखें रहने दीजिए, मैं दूसरी आंख लेकर आता हूँ। इतना कहकर सुदेश भागते हुए अपने कदम गुफा के बाहर बढ़ाने लग जाता है। कुछ ही देर में सुदेश दूसरी आंख भी लेकर आ जाता है जो कार के अंदर ही गिर गई थी। सुदेश वो आंख लाकर मायाधारी को दे देता है।
मायाधारी ने जिस तरह अपनी पहली आंख लगाई थी, ठीक उसी तरह दूसरी आंख भी लगा लेती है और पुरानी आंख को बाहर निकाल लेती है। उसने अपनी दोनों ही पुरानी फफूंद पड़ी आंखें अपने हाथ में पकड़कर रखी हुई थी। माहौल थोड़ा ठीक होने के बाद सुदेश अपना मुंह खोलता है। देखिए मायाधारी जी, अब तो आपको दोनों आंखें भी मिल गई हैं। अब तो बता दीजिए कि वो यक्षिणी कैसे कैद होगी, वरना आने वाली अमावस्या को वह फिर किसी को अपना शिकार बना लेगी। मायाधारी कहती है, अब वो यक्षिणी किसी को अपना शिकार नहीं बना पाएगी, अब उसका शिकार खुद होगा। मायाधारी उसके लेफ्ट साइड में जो सेविका थी उससे बोलती है, दीपा जादुई पात्र लेकर आ। दीपा वहां से चली जाती है। मायाधारी वापस जाकर खोपड़ियों के ऊपर बैठ जाती है। कुछ ही देर में मायाधारी की दूसरी सेविका दीपा अपने साथ एक चांदी की तरह चमकता हुआ पात्र लेकर आती है, जो परात की तरह था, जिसके अंदर गुलाबी रंग का पानी भरा हुआ था। दीपा वो पात्र मायाधारी के सामने लाकर रख देती है। सुदेश मन ही मन सोचने लग जाता है, मायाधारी जी इस पात्र का क्या करने वाली है। मायाधारी अपने हाथों की दोनों पुरानी आंखें उस पानी के अंदर डाल देती है। जैसे ही वो आंखें उस पानी के अंदर गिरती हैं, उन आंखों में आग लग जाती है, जिसे देखकर सुदेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जलकर वो आंखें पानी में ही गायब हो गई थी। मायाधारी अपनी आंखों से उसकी सेविका कंचन को इशारा करती है। कंचन सुदेश के पास जाती है और झट से उसके सिर पर से एक बाल तोड़ लेती है। सुदेश चीखता है, आह, आपने मेरा बाल क्यों तोड़ा? ये आप मेरे बाल के साथ क्या करने वाली हैं? मायाधारी कुछ जवाब नहीं देती है। कंचन वो बाल मायाधारी को लाकर दे देती है। मायाधारी मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़ते हुए सुदेश के बाल को पानी के अंदर डाल देती है। सुदेश के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मायाधारी उसके बाल के साथ क्या करने वाली थी। मायाधारी की दोनों ही सेविका दीपा और कंचन उसके साथ ही खोपड़ियों पर बैठ जाती है। मायाधारी सुदेश को भी बैठने का इशारा करती है और वो भी उन्हीं के साथ बैठ जाता है। वो चारों कुछ इस प्रकार बैठे हुए थे कि उन चारों ने चांदी के पात्र को घेर लिया था। मायाधारी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, ओम एम श्रीम अष्ट यक्षिणी सिद्धिम सिद्धिम देहि नमः। कंचन और दीपा भी वही मंत्र दोहराने लग जाती है। सुदेश कुछ नहीं बोलता है। वो चुपचाप बैठे रहता है और जो भी हो रहा था वो सब देख रहा था। आज तक उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। मायाधारी अपनी आंखें बंद कर लेती है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे जैसे मायाधारी मंत्र पढ़ी जा रही थी, उसकी दोनों ही सेविकाएं उन मंत्रों को दोहराती जा रही थी। गुफा के अंदर ठंड बढ़ने लग गई थी। ठंड के मारे सुदेश कांपने लग गया था। सुदेश वहीं पर बैठे बैठे नोटिस करता है कि सिर्फ मायाधारी के हाथ पैरों के अंगूठे नहीं थे, बल्कि उसकी दोनों सेविकाओं के भी अंगूठे नहीं थे। होते भी कैसे? जादूगरनी बनने के लिए उन्होंने अपने हाथ पैर के अंगूठों की बलि जो दे दी थी। जिस तरह सौदाइन बनने के लिए अमोदिता ने अपने अंगूठे के नाखून की बलि दी थी, ठीक उसी तरह इन्होंने हाथ पैरों के अंगूठे की बलि दी थी। गुफा के अंदर मंत्रों के उच्चारण की आवाजें गूंजने लग गई थी। सुदेश देखता है कि अचानक से पात्र के पानी के अंदर बुलबुले उठने शुरू हो गए थे। सुदेश कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि क्या होने वाला था। पानी के बुलबुलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पानी के अंदर से कोई चीज बाहर आ रही हो। कुछ ही देर बाद सुदेश देखता है कि पात्र के पानी के अंदर से एक कांच की 15 सेंटीमीटर लंबी बोतल निकलती है, जिसके अंदर एक नीला केचुआ था। नीला केचुआ जो कि भारत में देखना बहुत ही दुर्लभ है और सिर्फ मेघालय में ही पाया जाता है। नीले केचुओं का एक समूह मेघालय की पूर्व खासी हिल्स में ढलान में 300 मीटर ऊपर और नीचे की ओर पलायन करता है। वो नीला केचुआ सुदेश की तरह ही चुपचाप बोतल के अंदर बैठा हुआ था। सुदेश ने आज तक मेघालय क्षेत्र में रहकर भी नीला केचुआ पहले कभी नहीं देखा था। मायाधारी की दोनों ही सेविकाएं मंत्र पढ़ना बंद कर देती हैं। उसके बाद जब मायाधारी अपनी आंखें खोलती है तो सुदेश देखता है कि मायाधारी की आंखें पहले के मुकाबले कमजोर हो गई थी। उसकी आंखें अंदर धंस रही थी जो उसने अभी थोड़ी देर पहले लगाई थी। मायाधारी ने अपनी आंखों की शक्ति का प्रयोग करके वो केचुआ और बोतल उत्पन्न किया था, जिसके कारण उसकी आंखें कमजोर होकर अंदर धंस गई थी। सुदेश उस केचुए को देखते हुए कहता है, इस नीले केचुए से आप क्या करने वाली हैं मायाधारी जी? मायाधारी सुदेश के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, ये नीला केचुआ ही यक्षिणी को कैद करेगा। सुदेश अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या? पर कैसे? ये केचुआ कैसे यक्षिणी को कैद कर सकता है? मायाधारी सुदेश को सब कुछ बता देती है कि कैसे नीले केचुए की मदद से उसे यक्षिणी को कैद करना है
और सुदेश सब कुछ समझ जाता है। सारी बात सुनने के बाद सुदेश मायाधारी से पूछता है, आपकी सारी बातें समझ गया मैं कि मुझे और जीजा जी को क्या करना है, पर एक बात समझ नहीं आ रही। मैं तो आपको लेने आया था, आप मेरे साथ क्यों नहीं चल रही? आप ही उस यक्षिणी को कैद करने की विधि कर दीजिए ना। नहीं, ये विधि तुझे और तेरे जीजा को ही मिलकर करनी पड़ेगी। अब क्योंकि मैंने इस विधि में तेरा बाल और तेरे जीजा जी का नाम उपयोग किया है, ये केचुआ तुम्हारे लिए ही आया है। अब ये विधि को तुम्हें ही अंजाम तक पहुंचाना है। और रही बात मेरे आने की, तो अभी मेरे वहां आने की कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी मैं खुद आ जाऊंगी। वो यक्षिणी अभी कमजोर है, इसलिए तुम खुद ही उसे कैद कर लोगे। और हाँ, याद रखना, चाहे कुछ भी हो उसे कैद कर ही देना, वरना जैसे जैसे वो लोगों की शिकार करती जाएगी उसकी शक्तियां बढ़ती जाएगी। फिर मुझे भी उसे रोकने में परेशानी हो सकती है। आप फिक्र मत कीजिए मायाधारी जी, जैसा आपने कहा है मैं और जीजा जी वैसा ही करेंगे। कोई गलती नहीं होगी। गलती होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यक्षिणी कैद नहीं हुई तो उसका अगला शिकार तू और तेरे जीजा में से ही कोई एक होगा। ये बात सुनकर सुदेश का दिल दहल जाता है। वो मन ही मन सोचने लग जाता है, ये कहाँ फंस गया मैं? ये बात मुझे मायाधारी जी ने पहले क्यों नहीं बताई? मायाधारी कहती है, चल जा और अब अगली बार आए तो दूसरी आंखें लेकर आना, पता नहीं कब तक चलेगी ये। सुदेश मायाधारी की आंखें देखते हुए कहता है, हाँ लेकर आऊंगा। सुदेश उस बोतल को उठाता है जिसके अंदर केचुआ रखा था और गुफा से बाहर की ओर जाने लग जाता है। सुदेश अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। उसने दिलीप को यही बात बताई थी कि कैसे केचुए की मदद से यक्षिणी को कैद करना था। ये बात नहीं बताई थी कि वो रास्ता भूल गया था और पोटली उसने रास्ते में खोल कर देखी थी। सुदेश अपने साथ जो काला बैग लाया था उसकी चेन खोलता है और उसमें से कांच की बोतल निकालता है जिसके अंदर नीला केचुआ यहाँ से वहां घूम रहा था। सुदेश दिलीप को वो बोतल दिखाते हुए कहता है, यही है जीजा जी वो नीला केचुआ जो मायाधारी जी ने दिया है। दिलीप भी केचुए को देखते हुए कहता है, अच्छा तो यही है जो यक्षिणी को कैद करेगा, पर कब कैद करना है ये तो बता। आज ही जीजा जी, मायाधारी जी ने कहा था कि जिस दिन तू पहुंचे उसी दिन विधि संपन्न कर लेना, वरना ये नीला केचुआ गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर आज रात ही उस यक्षिणी को कैद करते हैं। बड़ी आई थी अमावस्या को शिकार करने वाली, पर उससे पहले ही आज रात उसे कैद कर देंगे। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। दिलीप सुदेश से बोलता है, ठीक है, फिर आज रात ही उस यक्षिणी को कैद करते हैं। बड़ी आई थी अमावस्या को शिकार करने वाली, पर उससे पहले ही हम उसको कैद कर देंगे। सुदेश दिलीप की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ जीजा जी, आज रात ही उस यक्षिणी का खेल खत्म हो जाएगा। सुदेश और दिलीप आपस में बातें ही कर रहे थे कि दरवाजे के पास से बल्लू काका की आवाज सुनाई देती है, मालिक क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बल्लू काका की आवाज सुनकर दिलीप धीरे से सुदेश से कहता है, ये बोतल जल्दी से बैग के अंदर रख ले, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आज रात हम क्या करने वाले हैं। सुदेश वो बोतल अपने काले बैग में वापस से रखते हुए कहता है, जी जीजा जी। बल्लू काका की फिर से आवाज सुनाई देती है, मालिक क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दिलीप बड़बड़ाते हुए कहता है, इस बल्लू काका को भी सब्र नहीं होता थोड़ी देर। दिलीप गुस्से से बोलता है, जा सुदेश जरा दरवाजा तो खोल, देखो तो ये बल्लू काका क्यों परेशान कर रहा है जब से। सुदेश अपनी जगह से उठता है और दरवाजा खोल देता है। बल्लू काका कुछ कहते उससे पहले ही दिलीप उस पर चिढ़ते हुए कहता है, क्या है बल्लू काका, थोड़ी देर इंतजार नहीं होता क्या आपसे? आपको पता है ना मैं हर कभी दरवाजा बंद नहीं करता, जब बहुत जरूरी होता है तभी बंद करता हूँ, और आप हैं कि परेशान करने आ गए। बल्लू काका अपनी गलती महसूस करते हुए हिचकिचाते हुए कहते हैं, माफ करना मालिक, गलती हो गई, पर क्या करूं, ये काम भी बहुत जरूरी था, वरना आपको तो पता ही है मैं बेवजह आपको परेशान नहीं करता। दिलीप बेकार सा मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ हाँ पता है मुझे, आप ये बताइए कि क्या जरूरी काम था। बल्लू काका जवाब देते हैं, मालिक आप भूल गए, आज गांव में मीटिंग बैठी है वांगला के त्योहार के लिए। उस पर ही तो फैसला लेना है कि इस साल वांगला का त्योहार मनाना है या नहीं मनाना है। आपके बिना मीटिंग थोड़ी ना शुरू होगी, आखिर आपको ही तो फैसला लेना है।
गांव के सभी लोग जमा हो गए हैं, बस आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। जितनी जल्दी इस बात पर फैसला होगा उतनी जल्दी तैयारियां भी तो शुरू होंगी ना। हाँ बल्लू काका, इस यक्षिणी के चक्कर में तो मैं भूल ही गया था कि वांगला त्योहार आ रहा है, उस पर फैसला लेना है। चलिए चलते हैं। इतना कहकर सुदेश जिस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था उस पर से उठ जाता है। सुदेश दिलीप से कहता है, मैं भी चलता हूँ आपके साथ जीजा जी। दिलीप सुदेश को मना करते हुए कहता है, नहीं सुदेश, तू लंबे सफर से आया है, आराम कर और रात को उस काम को भी अंजाम देना है। सुन ले, सारा सामान ले आना जो जो उन्होंने बताया था। हाँ जीजा जी, मैं मेहंदी पथार जाकर ले आऊंगा। बल्लू काका सुदेश और दिलीप को बड़े ही आश्चर्य के साथ घूर रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुदेश और दिलीप किस सिलसिले में बातें कर रहे थे। वो तो ये बात सुनकर परेशान थे कि सुदेश को कुछ सामान लेने मेहंदी पथार जाना है और वो उसे भेजने की जगह खुद जा रहे थे। बल्लू काका के मन में आता तो है कि वो पूछे कि किस बारे में बातें कर रहे हैं, पर नौकर होने की वजह से वो उन दोनों के सामने अपना मुंह नहीं खोल पाते हैं। दिलीप बल्लू काका से बोलता है, बल्लू काका अब यहीं पर खड़े रहना है या मीटिंग में भी चलना है? हाँ चलिए मालिक। दिलीप और बल्लू काका मीटिंग में जाने के लिए निकल जाते हैं, जो रौंग का मुचा गाँव के एक मैदान में होने वाली थी। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग और उसके दोस्त अभी तक सो रहे थे। युग सो ही रहा था कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। जब वो अपने मोबाइल में वक्त देखता है तो उसे पता चलता है कि 9 बज गए थे। कछुआ नींद में हड़बड़ाते हुए कहता है, इसमें कौन सी नई बात है युग, वो तो रोज ही बजते हैं। कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं मेरी वर्चू के गले में माला पहनाने ही वाला था कि तूने उठा दिया। युग के उठाने पर कायर भी उठ जाता है और वो उठते से ही कछुए के मजे लेते हुए कहता है, तेरी वर्चू तेरे गले में माला पहनाने वाली थी या तेरे हाथों में हथकड़ियां? हाँ कायर की बात सुनकर अभिमन्यु भी हंसते हुए उठ जाता है। अभिमन्यु अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, यार ये मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। युग झट से जवाब देता है, अब रात में फट्टे से पिएगा तो सुबह सिर तो दर्द करेगा ही ना। अभिमन्यु अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, हाँ यार कल रात कुछ ज्यादा ही हो गई थी। कायर अपना पेट पकड़ते हुए कहता है, यार मुझे ना भूख लग रही है, कल रात पीने के चक्कर में खाना ही नहीं खा पाया था। सोचा था पीने के बाद खाना खा लेंगे, पर पी इतनी ली कि खाना ही भूल गए। कोई कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ बोल पड़ता है, अब बे झूठे कितना झूठ बोलता है, भूल गया कल रात दारू के साथ चखने में गर्मा गर्म भज्जो तो भी तो खाए थे पेट भर के। तू बोल भी तो रहा था उन भज्जों का स्वाद बिंदु के भज्जों से लाख गुना अच्छा है। बिंदु क्या समझेगी तेरा प्यार और भजे का स्वाद। कछुआ अपनी बात को आगे जारी रखते हुए हंसते हुए कहता है, हाँ सीधे बोलना कि तुझे बिंदु से मिलने जाना है, क्योंकि कल रात को तेरी हरकत के लिए वो तुझसे नाराज है। हाँ नाराज तो होगी, सारी गलती तेरी तो है। बता नहीं सकता था क्या कि बिंदु पीछे खड़ी है और वो सारी बातें सुन रही है? यार बताया तो था, पर तू मेरी सुन कहाँ रहा था, तू तो अपने ही लगाया जा रहा था, हीरो बन रहा था। मुझे तो बड़ा मजा आया जब तेरी सारी हेकड़ी बिंदु ने एक बार में निकाल दी। क्या तो सुनाया था यार तुझे, मुझे तो अभी भी एक एक सीन और डायलॉग याद है किसी पिक्चर की तरह। कायर गुस्से से कहता है, क्या कहा तूने? तूने कछुए अपना काम देख, कम से कम मुझे ये तो पता है कि बिंदु मुझसे प्यार करती है, क्योंकि हमसे नाराज होने का हक उन्हीं को होता है जो हमसे प्यार करते हैं। मैं तेरी तरह अंधेरे में तीर तो नहीं चला रहा। तेरी तो अभी तक तेरी उस वर्चू ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं करी। याद है ना कल रात पीने के बाद कितना रो रहा था वर्चू का नाम ले लेकर, कह रहा था कोई वर्चू से बोल दो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, मैं उसे 1 करोड़ रुपए दूंगा। तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी भी है। कछुआ बात को दबाते हुए कहता है, वो तो वर्चू जी ने इसलिए मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी होगी क्योंकि वो बिजी होंगी, तेरी तरफ फ्री थोड़ी है, आखिर पुलिस वाली है वो। युग कायर और कछुए को बीच में टोकते हुए कहता है, यार बस करो तुम दोनों, ये क्या है सुबह सुबह ही झगड़ना शुरू कर दिया। तुम दोनों ना एक काम करो, जल्दी जल्दी मुंह हाथ धो लो, बिंदु की दुकान की तरफ ही चलते हैं, वहीं पर नाश्ता कर लेंगे, फिर सोचेंगे कि उस यक्षिणी का क्या करना है। अभिमन्यु बिस्तर पर से उठते हुए कहता है, सुबह हुई नहीं कि ये लग गया यक्षिणी के पीछे, रात में यामिनी की कहानी सुनाता है और दिन में यक्षिणी की। अच्छा है इसका भी। यही बड़बड़ाते हुए अभिमन्यु अपना सिगरेट का डिब्बा लेकर वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। कायर और कछुआ अभिमन्यु की बात पर ध्यान नहीं देते हैं, वो तो एक दूसरे को गुस्से से घूरे जा रहे थे। कुछ ही देर में युग और उसके दोस्त बिंदु की दुकान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। युग और उसके दोस्त अभी युग के कमरे से बाहर निकले ही थे कि तभी युग को दरवाजा चरमराने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसके रूम के बगल में जो रूम नंबर 666 था वहां से आई थी। युग जहां था वहीं पर रुक जाता है। युग को रुकता हुआ देखकर अभिमन्यु, जो उससे 4-5 कदम आगे पहुंच गया था, उससे पूछता है, क्या हुआ, तू रुक क्यों गया? अभी तो बोल रहा था जल्दी बिंदु की दुकान जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे, और अब तू है कि खुद ही देरी कर रहा है। युग धीरे से कहता है, यार मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। कछुआ युग के कमरे के दरवाजे को देखते हुए कहता है, यार तो अच्छे से लगाना तेरे कमरे का दरवाजा। युग चिढ़ते हुए कहता है, अबे कछुए मैं इस दरवाजे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैंने लगा दिया है, मैं बगल वाले कमरे के दरवाजे की बात कर रहा हूँ, यक्षिणी वाला कमरा।
कायर गहरी घूंट गले से उतारते हुए कहता है, क्या कहा? यक्षिणी वाला कमरा? पर वो कमरा तो कल रात में अपने आप ही लॉक हो गया था ना? युग कायर के सवाल का बिना कुछ जवाब दिए ही उसके कमरे से 2-3 कदम आगे बढ़ाकर रूम नंबर 666 के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि कल रात जो दरवाजा अपने आप बंद हो गया था वो अब खुल चुका था। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था जो बार बार टकरा कर बज रहा था, जैसे कमरे के अंदर हवाएं चल रही हो। युग दरवाजे को देखते हुए कहता है, ये दरवाजा तो अपने आप खुल गया, अभिमन्यु जैसा तूने कल रात में कहा था। कायर अभिमन्यु पर शक करते हुए कहता है, तुझे कैसे पता था कि सुबह अपने आप दरवाजा खुल जाएगा? अभिमन्यु अपने शर्ट के कॉलर ऊपर करते हुए कहता है, आखिर मैं एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट हूँ। तुम लोग क्या मुझे ऐसा वैसा बंदा समझते हो? मैंने बताया था ना, रात में शैतानी आत्माएं ताकतवर होती हैं और दिन में कमजोर पड़ जाती हैं। ये उसी का परिणाम है कि दरवाजा अपने आप खुल गया, क्योंकि यक्षिणी की शक्ति दिन में कमजोर पड़ गई होगी। अभिमन्यु की बात करीब करीब सभी को ठीक लगती है। युग दरवाजे को धीरे से धक्का देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो देखता है कि दरवाजे की दहलीज पर ही वो 5 पेज एक क्रम में जमे हुए रखे थे जो कल रात अपने आप कमरे के अंदर घुस गए थे। युग दहलीज पर रखे पन्नों को उठाने के लिए नीचे झुकने लग जाता है। तभी कछुआ डरते हुए कहता है, अरे युग क्या कर रहा है? कमरे के अंदर क्यों जा रहा है? युग कछुए की बात का कोई जवाब नहीं देता और झट से दहलीज पर जो पेपर रखे हुए थे उन्हें उठा लेता है। युग उन पन्नों को देखते हुए कहता है, ये तो वही पेज है जो कल रात यक्षिणी ने अपनी शक्ति से कमरे के अंदर खींच लिए थे। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, यदि यक्षिणी को ये पन्ने हमसे छीनने ही थे तो सुबह उसने हमें ये रिटर्न क्यों कर दिए, वो भी इतने अच्छे तरीके से जमा कर? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देता है, वो सब बाद में सोचेंगे युग की यक्षिणी ने हमें ये पन्ने वापस क्यों किए। पहले ये पढ़ तो सही कि इसमें लिखा क्या है। कल रात 5वां पेज आधा ही पढ़ पाए थे, वहीं से पढ़ना। कायर भी अभिमन्यु की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ यार, पढ़ जल्दी और बता क्या लिखा है इसमें। युग पन्नों को पलटने लग जाता है और आखिर 5वां पेज निकाल लेता है जो कल उसने आधा पढ़ा था। युग पेज में वो लाइन ढूंढने लग जाता है जहां से उसने कल छोड़ा था। युग वो लाइन ढूंढते हुए कहता है, यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। यक्षण लोक में यक्ष और यक्षिणी रहा करते हैं। ये वाला पैराग्राफ तो हो गया था, पढ़ के फिर इसके नीचे वाला पैराग्राफ के वर्ड मिटे हुए हैं, इनकी इंक निकल गई है। अभिमन्यु युग को बीच में ही टोकते हुए कहता है, अरे वो पढ़ना, क्या नाम लिया था तूने? हाँ याद आया, भक्षानर, यही नाम लिया था, भक्षानर से पढ़। युग पेज पढ़ते हुए कहता है, भक्षानर, इसके आगे भी मिटा हुआ है यार, मैं वो पढ़ रहा हूं जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है? कायर चिढ़ते हुए कहता है, हाँ ठीक है, पर पढ़ तो सही। युग पढ़ना शुरू करता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस ब्रह्मांड में कई लोक हैं और इन सभी लोकों में अलग अलग देवी देवता रहते हैं। पृथ्वी से इन सभी लोकों की दूरी अलग अलग है। मान्यता के अनुसार पृथ्वी से नजदीक लोक में रहने वाले देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि लगातार ठीक दिशा और समय पर किसी मंत्र विशेष की साधना करने पर उन तक तरंगे जल्दी पहुंचती हैं। यही कारण है कि यक्ष यक्षिणी की साधना जल्दी पूरी होती है, क्योंकि इनके लोग पृथ्वी से सबसे नजदीक माने गए हैं। यही बात भक्षानर को पता थी और भक्षानर ने ही कामेश्वरी यक्षिणी को द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर बुलाया था। कायर बीच में युग को टोकते हुए कहता है, क्या कहा? कामेश्वरी यक्षिणी? अभी तक तो हम सिर्फ यक्षिणी बोल रहे थे ना। ये यक्षिणी कामेश्वरी यक्षिणी में कैसे बदल गई? ये कामेश्वरी यक्षिणी कौन है अब? युग जवाब देता है, जिस तरह हमारी पृथ्वी लोक पर कई इंसान रहते हैं ना, ठीक उसी तरह यक्षिण लोक में भी कई यक्ष और यक्षिणियां रहा करते हैं। पर उनमें 8 मुख्य थी जिनके पास कई चमत्कारिक शक्तियां थी। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, तुझे कैसे पता ये सब? यार, मैंने तुझे कल रात बताया था ना, मुझे यामिनी मिली थी, उसी ने मुझे ये बात बताई थी। और ये भी यक्षिणियों के बारे में बताया था, पर उनके बारे में मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले ये पेज पढ़ने दे। इतना कहकर युग वापस से वो पेज पढ़ने लग जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी सुंदरता की देवी है। ये चंद्रमा के समान काफी उज्ज्वलित होती है। ये देखने में बहुत ही मादक होती है। कछुआ अपना सिर खुजाते हुए कहता है, मादक होती है मतलब? कायर झट से जवाब देता है, मादक होती है मतलब नशीली होती है। जिन लड़कियों की आंखें नशीली होती हैं उन्हें मादक कहा जाता है। युग आगे पढ़ते हुए कहता है, कामेश्वरी यक्षिणी के पास इतनी शक्ति थी कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज कर सकती थी। भक्षानर ने कामेश्वरी यक्षिणी की 1 माह तक एकांत में साधना करके उन्हें पृथ्वी लोक पर बुलाया था। युग पढ़ते पढ़ते रुक जाता है। कायर युग को टोकते हुए कहता है, क्या हुआ युग? क्या हुआ? तू रुक क्यों गया? युग मायूसी के साथ जवाब देता है, यार इसके आगे कुछ नहीं लिखा, पेज खत्म हो गए। कछुआ बौखलाहट के साथ कहता है, क्या कहा? पेज खत्म हो गए? पर अभी तो हमें यक्षिणी के अभिशाप के बारे में पता ही नहीं चला। तेरे पापा ने वो नहीं लिखा क्या इसमें?
युग पेजेस को देखते हुए कहता है, लिखा होगा यार, ये 5 ही तो पेज हैं। अब 5 पेज में पूरी कहानी थोड़ी लिखी जाती है। हो सकता है पापा ने यक्षिणी के अभिशाप के बारे में आगे के पेजेस में लिखा हो। कायर परेशान होते हुए कहता है, यार पर आगे के पेजेस कहाँ हैं? कल पूरी ग्रेवयार्ड कोठी छान तो मारी थी, कहाँ मिला वो ड्राफ्ट? ये पेज भी तो बिंदु ने ही ला कर दिए थे। अभिमन्यु कायर को बीच में ही टोकते हुए कहता है, यार हम लोग ना युग के पापा की किताब का ड्राफ्ट बिना ढूंढे यक्षिणी के अभिशाप का पता लगा सकते हैं। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, कैसे? यक्षिणी एक गायन का अगला एपिसोड with realistic visuals exclusively on MC Doge YouTube channel. सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।